नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहां से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहां पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर 4x गुने 3y गुने 5z का गुणनखंड है, गुणनफल है। क्या है? गुणनफल है। क्या होगा गुणनफल आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए 4 तिया 12, 12 पचे 60 ना, अंक को एक साथ गुना करेंगे और एक्स वाई जेड दिया हुआ तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, यानी 60 एक्स वाई जेड किस में है? तो इसमें है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है -3m गुने -5n गुने -3z का गुणनफल है। क्या है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह पहले देखिए गुना में है, सब गुना में है, और यहाँ चिन्ह जो है ब्रैकेट में आपको माइनस, यानी गुणनफल बताना है। तो आपको यदि माइनस चिन्ह बहुत ज़्यादा दिया हुआ है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, माइनस को खाली गिन लीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो, ठीक है। 3 क्या है? विषम संख्या है, तो अगर विषम में आ रहा है, गिनने पर विषम में माइनस चिन्ह आ रहा है तो उसका चिन्ह माइनस से रहेगा। यदि गिनने पर सम में आ रहा है, जैसे ये 4 हो जाता है तो उसका चिन्ह प्लस हो जाता है, ठीक ना। तो ध्यान में इसको रख लेना है। अब बाकी अंक को एक साथ गुना कीजिए, 3 पचे 15 और 15 तिया 45, ठीक है, 45 हो गया। और बाकी कर दीजिए एम एन जेड, तो कितना हो गया? तो माइनस, ये विषम में है तो -45 एम एन जेड होगा, सी आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, -5m इंटू 3n इंटू 5z का मान है। क्या है आपको बताना है। तो देखिए इसको जब हल करेंगे हम, तो इसमें सबसे पहले देखिए गुणनफल में देख लीजिए माइनस का एगो है, विषम में है तो चिन्ह माइनस का हो गया पहला। फिर संख्या को संख्या के साथ गुना कीजिए, 5 तिया 15, 15 पचे 75, ठीक है, 75, और एम एन जेड होगा। अब इसमें ऑप्शन देखिए कहाँ है तो ऑप्शन सी नंबर में है, -75 एम एन जेड किस में? सी में है, यही इसका राइट आंसर हो गया। अगला है 2x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई का गुणनफल होगा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, कोई नहीं, क्या होगा, ठीक है। देखिए ये कोई ना कोई सर्वसमीका पर है। क्या है? सर्वसमीका मतलब सूत्र पर आधारित है। जैसे यदि हम कहें यहाँ पर a प्लस बी और इंटू कर दे a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों सेम चीज है, इसलिए ये जो है स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का क्या हो जाएगा? आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए आप। अब देखिए a प्लस बी का जब होल स्क्वायर हो गया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग को जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है 2x प्लस वाई, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस वाई और 2x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया ना, जिसमें 2x a के रूप में हो गया और y जो हो गया b के रूप में हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? अब देख लीजिए 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा।
तो ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर 2x, तो 2x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए की जगह पर 2x, बी की जगह पर y, तो 2x इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर y है, y का स्क्वायर हो गया। अब 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर देखिए 4 हो गया और x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया। अब अंक को देखें, 2 दूनी 4 और x y बचा हुआ था 4xy, और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर हो गया, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा 3x प्लस 2 और 3x प्लस 2 का गुणनफल होगा। ठीक है, देखिए 3x प्लस 2 और 3x प्लस 2 का गुणनफल क्या होगा, तो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसमें a की जगह पर आपका 3 हो गया और b की जगह पर आपका 2 हो गया। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आप इसको बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9x स्क्वायर होगा ना। फिर 2ab, तो 2 a की जगह पर 3 और b की जगह पर 2, तो 2 3 6 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12x हो गया ना। अब देखिए प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी की जगह पर कितना है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा ना। तो 9x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 12x और प्लस कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए ठीक है, यहाँ तक सही चल रहा। अब देखिएगा 3x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 5 का गुणनफल होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए वही आ रहा 3x माइनस 5, 3x माइनस, ये दोनों डबल हो गया, सेम चीज़ है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पर 3x और b की जगह पर आपको 5 रख लेना है। अब हमको जानना हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता क्या है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, चलिए देख लेते हैं। तो a का स्क्वायर का मतलब है 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a की जगह पर 3 और b की जगह पर 5। ठीक है, तो 2 3 6 5 30, तो 30x हो गया। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो b कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 9x स्क्वायर माइनस 30x और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, तो 9x स्क्वायर माइनस 30x और प्लस 25 किस में है, 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नीचे बनाया हुआ है। देखिए अब आपको हम बता दें जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जिनको यह वीडियो सजेस्ट कर रहा है, तो आपको हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर क्लास 6 एनसीईआरटी जो आपके क्लास 6 का मैथ है उसका नोट्स और पीडीएफ सारा जो है तैयार हो चुका है, और जो जुड़े हैं उनको तो दिया ही जा चुका है। जो नहीं जुड़े हैं और केवल मैथ्स का क्लास 6 का एनसीईआरटी का नोट्स या पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं और उनका वीडियो अभी तक, तो वो 100 रुपया में यहाँ से हमारे से परचेज कर सकते हैं और क्लास 6 का सारा मैथ का एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ यहाँ पर देख सकते हैं और उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 2m माइनस 5 और 2m माइनस 5 का गुणनफल है क्या है, सेम चीज है, तो ये हो जाएगा 2m माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो a का स्क्वायर तो 2m का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया। ठीक है, तो 2m यानी कितना हो गया 4m स्क्वायर हो गया और माइनस 2ab। ठीक है, तो 2 दूनी 4 4 5 कितना हो गया 20m हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस यहाँ पर 25 हो गया। अब देखिए तो 4m स्क्वायर माइनस 20m प्लस 25 किस में b में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होता है देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, इसको आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक ना, चलिए आगे देखिएगा 2m प्लस 3 और 2m माइनस 3, तो देखिए किस फॉर्मूला पर आ रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया 2m का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, 2m का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m स्क्वायर और 3 का 9, यानी 4m स्क्वायर माइनस 9 होगा, और यह आंसर किस में है देखिए 4m स्क्वायर माइनस 9, तो आपका बी में है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर 85 का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 85 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर का मान कितना होगा, एक फॉर्मूला याद रखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोई बात नहीं है, इसी पर है ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, ए को 85 और बी को 15 मानना है आपको, तो इसका मान क्या होगा, तो अब देखिए ए प्लस बी और ए प्लस बी कहने का मतलब है यहाँ पर देख लीजिएगा आप ए प्लस बी यानी 85 प्लस 15,
ए माइनस बी कहने का मतलब होगा 85 माइनस 15, 85 प्लस 15 कितना हो गया देखिए 100 हो गया, और 85 माइनस 15 कितना हो गया देखिए 70 हो गया, यानी कितना आंसर हो गया 7000, यही आपका राइट आंसर हो गया, ये 7000 हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, ये बनाया हुआ है नोट्स जिनको है उनके लिए है। 501 माइनस 499 का स्क्वायर, ठीक है 501 माइनस क्या है आपको 499 का स्क्वायर, यही है ना। 501 माइनस क्या है आपका 499 का स्क्वायर, आप क्या करेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा आपका। तो सबसे पहले इसको फॉर्मूला वाइज पर जब भी हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, तो हम लोगों के पास यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो ए प्लस बी, तो 501 प्लस 499, ठीक है। और एम इतना को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, 1000 आएगा ना। और 501 माइनस 499 करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 में 1000 से गुना करेंगे तो 2000 आएगा, तो 2000 इसका राइट आंसर होगा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से यहाँ पर आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 6 को कंप्लीट कर दिए हैं, इससे ही प्रश्न आपको आएंगे। तो आपके लिए एक देखिए यहाँ पर होमवर्क है, जो भी हमारे साथ जुड़ करके लास्ट तक देखते हैं उनका होमवर्क है यहाँ पर 699 ना 699 का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस आप कर लेंगे 301 का स्क्वायर का मान क्या होगा, आप हमको कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ है कैसा, लिखित अलिखित दोनों या कोई नहीं, कौन सा है। ठीक है, तो अब आप लोग जानते होंगे भारत का संविधान तो है सबसे बड़ा संविधान है, और वो एक लिखित संविधान है, बहुत बार आया है, 1001 बार आया है। अगर आप यूपी टेट की बात करेंगे तो 4 बार ही प्रश्न आया है। ठीक है, देखिए ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान कैसा है, लिखित है, अलिखित है, दोनों है या कोई नहीं, कैसा है। ठीक है, तो देखिए ब्रिटेन का जो संविधान है ना, जो ब्रिटेन का संविधान है वो यहाँ पर अलिखित है, कैसा है, अलिखित। लिखित संविधान किसका है, भारत का है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित है, तो इसका राइट आंसर देखिए बी हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा को कहा जाता था, संविधान सभा को क्या कहा जाता था, उत्तर भारत, लघु भारत, दीर्घ भारत या कोई नहीं। तो देखिए संविधान सभा को जो है यहाँ पर लघु भारत कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लघु भारत। ये प्रश्न जो है आपका यूपी टेट के अंतर्गत जो है बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, यूपी टेट के अंतर्गत बहुत बार पूछा गया है, तो आप देखिएगा यहाँ पर, तो इसको लघु भारत या इसी को हम लोग मिनी भारत भी कहते हैं, लघु भारत कहते हैं या क्या कहते हैं, इसी को मिनी भारत भी कहा जाता है। किसको, संविधान सभा को, संविधान सभा को। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, संविधान सभा के प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन जो हुआ कब हुआ। देखिए ये प्रश्न जो है 5001 बार आया हुआ है, आप कहीं भी जाइएगा, चाहे बिहार टेट में गए होंगे, चाहे यूपी टेट, चाहे एमपी, सब जगह पूछ रहा है, समझे, सब जगह ही आता है। तो संविधान सभा के प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन कब हुआ, ये जो है बिहार आकलन परीक्षा में 2 बार आया था, समझे। तो संविधान सभा के प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा के प्रथम बैठक। अगला है, संविधान सभा के प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में या कोई नहीं। तो देखिए संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो आपको कहाँ हुआ था, तो संविधान सभा के प्रथम बैठक जो है आपको संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए संविधान सभा में 2 प्रकार के अध्यक्ष का नियुक्ति हुआ, एक अस्थायी और एक 2-3 दिन बाद फिर अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या सरदार वल्लभ भाई पटेल। 101 बार ही प्रश्न आया है, कई बार, 101 बार आया है। ठीक है, तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो आपके थे, देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए, देखिए अस्थायी थे, अब उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या कोई नहीं। तो ठीक है, तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो आपके थे, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम क्या था, संविधान जब निर्माण होने लगा तो संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम किसका माना जाता है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, भीमराव अंबेडकर द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, किसके द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो देखिए ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो आपका यहाँ पर किसके द्वारा लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को
कब प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको कब प्रस्तुत किया गया था। एकदम देखिए ये सब सारे आपके टेक्स्ट बुक का ही है, ठीक ना। अब बार बार यही सब प्रश्न आ रहा है टेक्स्ट बुक से। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या कोई नहीं। तो देखिए इसका जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था वो आपका 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था, ठीक है। अगला है, देखिए यहाँ पर नोट्स भी आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, देखिए नोट्स आप लोगों को बना दिए हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, एकदम इंपॉर्टेंट है, 1001 बार आया है। और 11 दिसंबर 1946 को देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया किसको, यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन फिर 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई और उसमें 11 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, ठीक है। 11 हो गया। अब देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो याद रखिए 9, 11 और 13 दो का चल रहा है, ठीक है। तो 9 को पहली बैठक जिसमें अस्थायी अध्यक्ष, 11 को दूसरी बैठक, 11 को बैठक हुआ, फिर उसमें जो क्या हो गया तो आपको अस्थायी अध्यक्ष, और 13 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। देखिए प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 5, 6, 7 या 8। तो देखिए प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनके सदस्यों की संख्या 7 थी। कितनी थी सदस्यों की संख्या, 7 थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, 5001 बार प्रश्न पूछा गया, जौने एग्जाम में जाइएगा तौने में पूछा गया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या कोई नहीं। देखिए केवल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हम दे रहे हैं यहाँ पर, और इससे जो है 101% प्रश्न भिड़ने की गारंटी है। तो जितने भी लोग हैं सभी को हम यहाँ पर कहना चाहेंगे परीक्षा बहुत नज़दीक है, आपकी परीक्षा होगी ही होगी, और वो परीक्षा बहुत नज़दीक है आपकी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको ये नोट्स परचेज कर लेना है। कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिएगा, कहीं से कुछ नहीं आएगा, आएगा तो यहीं से आएगा, और इसी चैनल पर से सारे टेक्स्ट बुक से आने वाला है। इसलिए आप लोग बेहिचक यहाँ से जुड़ करके जरूर तैयारी कर लीजिए, और यहाँ पर पेमेंट करके जल्द से जल्द आप लोग यहाँ पर नोट्स परचेज कर लीजिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या कोई नहीं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की, संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की, 29 अगस्त 1945, 28 अगस्त 1946, 29 अगस्त 1947 या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की थी वो आपका कब था, तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक है। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है, ये देखिए 1001 बार आया हुआ प्रश्न है। कितना बार बता दे रहे हैं, 1001 बार आया हुआ प्रश्न है। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो किनको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। एकदम पक्का याद रखिएगा, 1001 बार आया हुआ प्रश्न है कि भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो देखिए आज हम राजनीति शास्त्र 6 to 8 के लिए राजनीति शास्त्र और 1 to 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ये सारा चीज आपको भिड़ने वाला है, ठीक है। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अक्टूबर 1950। देखिए आप लोग जब किताब में देखते होंगे शिक्षक बंधु, तो सभी स्कूलों में प्रस्तावना बच्चों को गाने के लिए कहा जाता है, प्रस्तावना बोलने के लिए बोला जाता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। तो उसमें लास्ट में देखते होंगे हम भारत के लोग भारत को करते हैं एक संपूर्ण, तो क्या लिखा होता है लास्ट में, आज हम 26 जनवरी 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय हिंद जय भारत नारा लगाते हैं कि ना लगवाते हैं ना। तो वही है 26 यहाँ पर क्या है, 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी 2000 को यहाँ पर क्या करते हैं, एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित करते हैं, आप लोग कहते हैं। तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा, ठीक है। भारत का संविधान लागू हुआ, देखिए वहां पर क्या किया गया, आपको सबसे पहले 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया, लेकिन लागू कब किया गया, भारत का संविधान लागू कब हुआ, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत का संविधान जब लागू हुआ
वो था आपका 26 जनवरी 1950 और उसी दिन से भारत क्या घोषित हो गया, गणतंत्र घोषित हो गया। ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा, आपको बताना है कि भारतीय संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा। 501 बार ये प्रश्न देखिए आपका आया हुआ है, पूछा हुआ है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 10 महीना 15 दिन, 3 वर्ष या कोई नहीं। ठीक है। तो भारतीय संविधान का निर्माण होने में जो समय लगा है वो है आपका 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है। ठीक है। चलिए अगला होगा, देश का संवैधानिक प्रधान होता है, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या कोई नहीं। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। ठीक है। तो देश का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो कौन होता है आपका, यहाँ पर बताइएगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका देखिएगा यहाँ पर राष्ट्रपति है। कौन है आपका, राष्ट्रपति है। देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, देखिए ये प्रश्न जो है ना 5001 बार पूछा गया है, बहुत हल्का लेकिन बार बार आता है, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज करते हैं। ठीक है। तो देश का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या कोई नहीं। तो ठीक है। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में आपको यहाँ पर जो जाना जाता है वो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हो गए, तो आप सभी को याद है वो हो गया आपका ए ऑप्शन, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। देखिए सारा प्रश्न आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही है, सारा प्रश्न आपके जो है यहाँ पर जेटेट में भी देखिएगा तो पूछा गया था, और बिहार आकलन में ये सब प्रश्न जो है 2 बार आया है जी, 1 बार नहीं 2 बार आया है। और छत्तीसगढ़ में भी मरांग गोमके के नाम से किसको जाना जाता है, बाबूराम नारायण सिंह, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा या कोई नहीं। तो ना मरांग गोमेक के नाम से किसको जाना जाता है, किसको जाना जाता है। ठीक है। तो बाबूराम नारायण सिंह, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा, किसको जाना जाता है, कोई नहीं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा मरांग गोमेक के नाम से यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है। और ये आपका बहुत बार ये भी प्रश्न आना, स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य क्या है, स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य क्या है, स्थानीय स्तर की सरकार, पंचायती राज की सरकार, शहरी क्षेत्र की सरकार या सभी। तो देखिए स्थानीय स्वशासन मतलब उस स्थान की इकाई। ठीक है। स्थानीय सरकार, ठीक ना, स्थानीय सरकार का मतलब क्या, स्थानीय स्तर की भी सरकार होती है, पंचायती राज की सरकार हो गई, शहरी क्षेत्र, ये सभी स्थानीय स्वशासन उस नगर निकाय के अंतर्गत आता है। तो स्थानीय स्वशासन में स्थानीय स्तर की सरकार भी होगी, पंचायती राज की सरकार भी होगी, शहरी क्षेत्र की सरकार होगी, यानी ये सभी जो है इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। झारखंड में किस प्रकार पंचायती राज की व्यवस्था का प्रावधान है, त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, पंच स्तरीय या कोई नहीं। तो आप सभी को इसमें शिक्षक गुण जान रहे हैं। तो झारखंड में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है, तो यहाँ पर त्रिस्तरीय है। ठीक है। त्रिस्तरीय है ना, किस प्रकार की है, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर पर त्रिस्तरीय सरकार का गठन किया गया है झारखंड में। या जितनी पंचायती राज संस्था है लगभग जगहों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का ही प्रावधान किया गया है।